सोनपुर नाम के गांव में सोमनाथ अपनी पत्नी शारदा और 2 बेटियों के साथ रहता था। सोमनाथ ने बचपन से ही अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। हमारी दोनों बेटियां अब शादी के लायक हो गई हैं। अब हमें इन दोनों के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक ही मंडप में अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दूं। मैंने सुमित्रा काकी से कहा था कि मेरी एकता और कुसुम के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताना। कल सुमित्रा काकी आई थी और उन्होंने हमारी एकता के लिए एक रिश्ता बताया है। ये देखिए लड़के की फोटो। लड़का देखने में तो शरीफ और अच्छे खानदान का लग रहा है, लेकिन ये काम क्या करता है? लड़का हमारी तरह ही अपना खेतीबाड़ी का काम करता है। उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी हमारे जैसी ही है। तब तो और अच्छी बात है। शादी हमेशा अपने बराबरी वाले परिवार में ही करनी अच्छी रहती है। मैं काम करता हूँ, अगले हफ्ते लड़के वालों को अपने घर बुला लेता हूँ। अब सोमनाथ लड़के वालों से बात करके उन्हें अगले हफ्ते रिश्ते के लिए अपने घर पर बुला लेता है और लड़के वालों को भी एकता एक ही नजर में पसंद आ जाती है। आपकी बेटी हमें बहुत ही पसंद आई। हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ तय कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब बस जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए। मेरे घर का ध्यान रखने वाली मेरी बहू जल्दी से मेरे घर में आ जाए। बहन जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में करूँ, इसलिए जब तक मेरी छोटी बेटी कुसुम का रिश्ता तय नहीं हो जाता तब तक मैं चाहता हूँ कि आप शादी के लिए थोड़ा रुक जाएं। कोई बात नहीं भाई साहब, आप अपनी छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढ लीजिए, हम इंतजार कर लेंगे। रिश्ता पक्का करके लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। तभी सोमनाथ अपनी छोटी बेटी कुसुम से कहता है, बेटा, तेरी बहन का रिश्ता तो आज पक्का हो गया। अब मुझे बस तेरे लिए रिश्ता ढूंढना है। जैसे ही रिश्ता पक्का हो जाएगा वैसे मैं तुम दोनों बहनों की शादी कर दूंगा। पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। लेकिन क्यों बेटा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? जी पापा, मैं दिनेश नाम के एक लड़के को पसंद करती हूँ। हम दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप इजाजत दें तो मैं दिनेश और उसके परिवार को आपसे मिलने के लिए घर पर बुला लूं। हाँ बेटा, बुला ले। मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी ने आखिर किसे पसंद किया है। अब कुसुम भी दिनेश और उसके परिवार को रिश्ते के लिए अपने घर बुला लेती है। दोनों परिवार उनकी शादी के लिए हाँ कर देते हैं और अब उन दोनों का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। अब तो मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता तय हो गया है। मैं पंडित जी से पूछकर शादी की तारीख निकलवा लेता हूँ। अब सोमनाथ पंडित जी के पास जाकर अपनी बेटी की शादी के लिए 1 महीने बाद की तारीख तय करवा लेता है। अरे भाग्यवान, पंडित जी ने अगले महीने हमारी दोनों बेटियों की शादी की तारीख तय कर दी है। मतलब अब 1 महीने बाद हम आपके लिए पराई हो जाएंगी। अब बस 1 महीना बचा है जो हम आपके पास आपकी लाडो रानी बनकर रहेंगी। तुम दोनों से ऐसा किसने कहा कि शादी के बाद तुम पराई हो जाओगी? और भला ये क्या बात हुई कि शादी के बाद तुम दोनों हमारी लाडो रानी बनकर नहीं रहोगी? मेरी बच्चियों, माँ बाप के लिए तो उनकी बेटियां हमेशा ही उनकी लाडो रानी होती हैं, चाहे भले ही ब्याह कर वो अपने ससुराल चली जाएं। ये दोनों हमें ऐसी बातें करके रुला देंगी, लेकिन इस समय हमारे पास भावुक होने का वक्त नहीं है। हमें तुम दोनों के लिए शादी के जोड़े खरीदने हैं। जितनी जल्दी हो बाजार जाकर अपने लिए लहंगे ले आओ, नहीं तो फिर बाद में बहुत भागा दौड़ी हो जाएगी। माँ, दिनेश ने मुझसे कहा था कि मेरी शादी का लहंगा तो वही मेरे लिए लेकर आएंगे, बाकी एकता का लहंगा लेने मैं उसके साथ चली जाऊंगी। सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घर के फोन पर एकता के ससुराल वालों का फोन आता है। भाई साहब, आपने थोड़ी देर पहले फोन करके बताया था ना पंडित जी ने अगले महीने की शादी का मुहूर्त रखा है, तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि अगले हफ्ते हम एकता के लिए उसकी शादी का लहंगा भिजवा देंगे। जी ठीक है बहन जी। एकता के ससुराल से फोन आया था, वो अगले हफ्ते एकता बिटिया के लिए उसकी शादी का लहंगा भेज देंगे। अब अगले हफ्ते दोनों बहनों के ससुराल से उनका शादी का लहंगा आ जाता है। दोनों बहनें अपने अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश होती हैं। देखा माँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए कितना सुंदर लहंगा भेजा है। मैं इस लहंगे को पहनकर बिल्कुल तुम्हारी तरह लगूंगी जैसे तुम अपनी शादी में लग रही थी। हाँ बेटा, तेरे ससुराल वालों ने तेरे लिए लहंगा तो बहुत ही सुंदर भेजा है। अरे माँ, एकता दीदी का लहंगा तो कुछ भी नहीं, तुम मेरा लहंगा देखो कितना सुंदर है। स्टोन से कितना अच्छा काम किया हुआ है इस लहंगे पर। दिनेश जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरे लिए ये लहंगा पूरे 10 लाख रुपए का खरीदा है। बाप रे बाप, 10 लाख रुपए का लहंगा? हाँ, 10 लाख रुपए का लहंगा। अब मेरे ससुराल वाले तेरे ससुराल वालों की तरह गरीब थोड़ी ना है, उन्होंने तो तेरे लिए ये सस्ता सा लहंगा भेज दिया। देख तो, मेरे लहंगे के सामने ही बिल्कुल फीका लग रहा है। वाह बेटा कुसुम,
तुम्हारे अंदर तो उस अमीर घराने में शादी होने से पहले ही पैसों का अहंकार आ गया। भूलो मत कि तुम असल में एक किसान की बेटी हो और जिसे तुम ताने दे रही हो वो तुम्हारी बड़ी बहन है। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन कुछ भी हो, मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए लहंगा बहुत सुंदर भेजा है, और भेजे भी क्यों ना, उनकी बहू लाखों में जो एक है। कुसुम की बातों से एकता के दिल को ठेस पहुंचती है और वो बिना कुछ कहे ही चुपचाप वहां से चली जाती है। देख, तेरी वजह से एकता यहां से चली गई। बात बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया कर। अरे माँ, अब भला इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात थी? मैंने कुछ झूठ थोड़ी ना बोला, जो सच है वही बोला। अगर उसके ससुराल वाले गरीब हैं तो इसमें भला बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अब बस भी कर दे। क्या तब से अमीर गरीब का राग अलाप रखा है। कुछ दिन बाद अब दोनों बहनों की शादी का दिन भी आ जाता है। कुसुम के ससुराल वाले उसको तैयार करने के लिए एक ब्यूटिशियन को उसके घर पर भेज देते हैं, जो अच्छी तरह उसका मेकअप करके उसे खूब सुंदर तैयार कर सके। एकता, तेरे ससुराल वालों ने तेरे लिए किसी मेकअप आर्टिस्ट को नहीं भेजा क्या? नहीं, मुझे तो शीतल ही तैयार कर देगी, उसने भी तो पार्लर का कोर्स किया हुआ है। क्या तू मुझसे कोई मजाक कर रही है? शादी वाले दिन तू इस शीतल से अपना मेकअप करवाएगी? एक तो वैसे भी तेरा लहंगा इतना सादा है, ऊपर से ना तेरे पास से कोई ढंग की मेकअप आर्टिस्ट है। अरे लहंगा तो चलो जैसा दिया वैसा दिया, पर तेरे ससुराल वालों को तुझे तैयार करने के लिए एक ढंग की मेकअप आर्टिस्ट तो भेजनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, ये है तो तुझे तैयार करने के बाद ये एकता का भी थोड़ा बहुत मेकअप कर देंगी। सोचना भी मत मां, क्योंकि मुझे तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट को किसी और का मेकअप नहीं करने दूंगी, नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तेरा बर्ताव तो कुछ ज्यादा ही बदल गया है। तुझे देखकर तो लग रहा है जैसे आज सिर्फ तेरी ही शादी है, तेरी बहन की शादी तो आज है ही नहीं। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी शादी का जोड़ा लेकर शीतल के घर चली जाती हूँ, मैं वहीं तैयार हो जाऊंगी। ठीक है बेटा। हाँ, वैसे भी अगर यहां पर रहेगी तो बार बार मुझे और मेरी मेकअप आर्टिस्ट को डिस्टर्ब करती रहेगी। कुसुम की ऐसी बातों से एकता को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अपनी शादी का जोड़ा लेकर वहां से अपनी सहेली शीतल के घर चली जाती है, जहां शीतल खूब अच्छी तरह उसे तैयार करती है। और जब शारदा कुसुम को देखने शीतल के घर जाती है तो उसे शादी के जोड़े में देखकर वो उसे देखते ही रह जाती है। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, मेरी फूल सी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। अब तो कुसुम भी तैयार हो गई होगी, मैं जाकर उसे भी देख कर आती हूँ। हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं माँ। वैसे भी मैं तो अब तैयार हो चुकी हूँ, तो यहाँ बैठकर क्या करूंगी? अब एकता, शारदा और शीतल जब उनके घर पर जाकर देखते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट की एक मशीन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कुसुम के लहंगे में आग लग जाती है और उसका लहंगा बुरी तरह जल जाता है, जिस वजह से कुसुम अपने बिस्तर पर बैठकर बुरी तरह रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूंगी? उन्होंने मेरे लिए इतना महंगा लहंगा भेजा और मेरी गलती की वजह से ये बुरी तरह जल गया। थोड़ी देर में बारात आने वाली, अब मैं क्या पहनूंगी? शारदा, कुसुम की बारात आ गई है। कुसुम की सास एक बार कुसुम को देखना चाहती है कि वो ठीक से तैयार हुई है या नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो मुझसे पूछेंगी कि तुम्हारा लहंगा कैसे जल गया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? कुसुम ये सब कही रही होती है कि तभी उसकी सास कमरे के अंदर आ जाती है। तभी उनकी नजर कुसुम के जले हुए लहंगे पर पड़ती है। ये तो वही लहंगा है ना जो दिनेश ने तुम्हारे लिए भेजा था। ये लहंगा जल कैसे गया? उमा जी, मैंने गलती से बाल करने वाली मशीन को बंद किए बिना ही बिस्तर पर रख दिया और उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से मेरा पूरा लहंगा जल गया। हे भगवान, इतनी लापरवाही! जब शादी होने से पहले ही तुम इतनी लापरवाह हो तो शादी के बाद क्या करोगी? तुम जानती भी हो ये लहंगा पूरे 10 लाख रुपए का था और तुमने 1 मिनट नहीं लगाया इसे खराब करने में। लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया माँ जी, गलती से हो गया। वो जो कुछ भी हो, लेकिन अब मेहमानों के सामने तुम क्या पहन कर आओगी? अब एकदम से हम तुम्हारे लिए कहां से लहंगा लेकर आए? तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब जो भी करना है जल्दी करो, चाहे किसी का लहंगा मांग कर पहनो या कहीं से लेकर आओ, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अपनी सास की ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एकता की सहेली शीतल उसके लिए पड़ोस वाली भाभी की शादी का लहंगा मांग कर लाती है और पैसों के घमंड में चूर हुई कुसुम को अपनी शादी वाले दिन किसी और का सस्ता सा लहंगा पहनना पड़ता है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहन से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है। पार्वती का पति पिछले 6 महीने से काम की तलाश में सुदूर देश गया हुआ था। शुरू में तो वो थोड़े बहुत पैसे भेज दिया करता था, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गए।
पार्वती अपनी जेठानी सीमा के साथ रहती थी। शुरू में तो सीमा उसका हालचाल पूछ लिया करती थी, लेकिन जब देखा कि उसका पति भी उसे नहीं पूछ रहा, तो उसने भी उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। मई का महीना शुरू हो गया था। चिलचिलाती गर्मी में एक दिन सीमा सामान समेत उन्हें टीन के कमरे में भेज देती है। पार्वती अपने दोनों बच्चों के साथ उस टीन के कमरे में रहने लगती है, लेकिन दोपहर में तपती गर्मी में वो टीन आग की तरह शोले उगलती और कमरे में पार्वती अपने बच्चों के साथ तिलमिलाकर रह जाती। माँ, बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लग रही है। क्या मैं ताई से थोड़ा ठंडा पानी लेकर आ जाऊं? माँ, बाबा को चिट्ठी लिखो ना कि वो जल्दी आ जाए। हम लोग इस तरह गर्मी में पागल हो जाएंगे। ताई ने हमें यहाँ इस कमरे में क्यों डाल दिया? अभी पार्वती अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ बोलना ही चाह रही थी कि सीमा वहां आ जाती है और पार्वती से कहती है, सुनो पार्वती, मुझे नहीं पता तुम्हारा पति कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, और तुम्हारा खर्चा उठा उठा कर मैं तो थक चुकी हूँ। तो अब तुम अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढो। दीदी, अचानक से अब कौन काम देगा? वो जरूर वापस आएंगे। थोड़े दिन की बात है, 6 महीने होने को आए हैं। उन्होंने कहा था 6 महीने बाद वो वापस आ जाएंगे। जब आएंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल तो तुम अपने काम वाम के बारे में कुछ सोचो। ताई, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। बिजली का बिल तेरी माँ भरेगी। दीदी, पानी को तो कोई मना नहीं करता, बच्चों का गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दे दो। बाप छोड़कर जा चुका है और यहाँ पर बच्चों को मस्ती आ रही है। फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए, रुको अभी देती हूँ। छोटी सी बोतल में सीमा तीनों के लिए पानी दे जाती है। इसमें दीदी का भी क्या कसूर है? 6 महीने हो गए, जब उसने ही पलट कर नहीं देखा कि उसका परिवार जिंदा है या मर गया, तो फिर बाहर वाले क्या देखेंगे? कहीं कहीं पर काम धंधा ढूंढती हूँ। गर्मी के मौसम में भी तो अधिकतर लोग घूमने चले जाते हैं। किसी के घर झाड़ू पोछे का भी काम नहीं मिलेगा। हे भगवान, कहाँ छुप कर बैठ गया है? कभी कभी बगैर पुकारे भी आवाज सुन लिया कर। रात को पार्वती अपने बच्चों पर गीले सूती साड़ी को उड़ाकर पंखे से हवा झेल रही थी। बीच बीच में जैसे ही उसे झपकी लगती, बच्चे कुलमुलाने लगते। वो फिर से साड़ी को गीला करती और बच्चों को उड़ाकर हवा करने लग जाती। भयानक गर्मी में पूरी रात इसी तरह अपने बच्चों की देखभाल करती रही। अगले दिन सुबह अपने दोनों बच्चों को घर पर बिठाकर वो काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उसकी जानने वाली एक सहेली मिल जाती है। अरे पार्वती, तूने ये अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं, अगर तेरी आवाज ना सुनती। क्या बताओ बहन, बस किस्मत का लिखा झेल रही हूँ। सुन, अगर कहीं कोई काम है तो बता। हम्म, तुझे काम की क्या जरूरत है? तेरा पति तो बाहर देश गया था, क्या वो तुझे पैसे नहीं भेजता? अगर वो पैसे भेज देता तो क्या मैं तुझे इस हालत में यहाँ रोड पर नजर आती? काम और इस मौसम में? ना ना बहन, मुझे नहीं लगता इस मौसम में तुझे कोई काम मिलेगा। गर्मी देख रही है, सभी अमीर लोग हिल स्टेशन पर निकल जाते हैं। बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, काम तो नहीं मिल सकता। पार्वती को ऐसा लगा जैसे ये बात कहकर उसकी सहेली उससे पल्ला झाड़कर वहां से चलती बनी। दोपहर के 12 बज चुके थे। वो जगह जगह घूम रही थी। सूरज सर पर अब उबल रहा था। वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे 2 बड़े से घड़े रखे हुए हैं, और जब वो पानी निकालने वाले बर्तन को घड़े के अंदर डालती है तो देखती है कि वो खाली है। प्यास से उसका बुरा हाल था। वो वहीं घड़े के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि घर में बच्चे हैं और वो भूख से बिलबिला रहे होंगे। वो घर की तरफ चल देती है। तभी देखती है कि एक सेठ आदमी सड़क किनारे गरीब लोगों को घड़े बांट रहा है। पहले तो पार्वती सोचती है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। घड़ा तो ले ही लेती हूँ, दीदी से कितना पानी मांग कर पियेंगे, कम से कम इतना ठंडा तो रहेगा कि गले को तरावत मिल जाएगी। वो सेठ के पास जाकर घड़ा ले लेती है और तेज तेज कदमों से चलते हुए घर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी को तेज बुखार है। वो जल्दी से घड़े को धोकर पानी से भर देती है और फिर अपनी बेटी के सर और हाथ पर पानी की पट्टियां रखने लगती है और अपनी जेठानी को आवाज लगाती है, कौन मर गया जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? 2 घड़ी चैन से सोने भी नहीं देती। दीदी, ऐसा मत कहो, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, थोड़ी देर से ठंडी हवा में लिटा लो। ना भाई ना, वायरल फीवर है, मेरे बच्चों को भी हो जाएगा, और जब तक तेरे बच्चों को बुखार है मेरे बच्चों के पास इसको लाने की जरूरत नहीं है, और मैं तुझे खुद यहाँ पर आने की जरूरत है। दीदी, कोई गोली ही दे दो, मैं इसको खाने के लिए दे दूं। सीमा बुखार की गोली लाकर उसे दे देती है और उसके बाद वो अपने घर का दरवाजा खोलती ही नहीं, बल्कि कई बारी दरवाजा बजाती है, लेकिन सीमा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।
शाम होते होते बेटी का बुखार कम हो जाता है तो वो अपने बच्चों को लेकर बाहर आंगन में बैठ जाती है और पंखे की हवा करने लगती है। माँ, आज तो हवा भी नहीं चल रही, रात कैसे कटेगी? क्या बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? बस बेटा, 1-2 दिन और रुक जाओ, मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी। पीछे से अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना। आज रात हम लोग यहीं आंगन में सो जाएंगे। अगले दिन सुबह निकलते सूरज के साथ ही भयानक गर्मी थी। हवा का नामो निशान तक नहीं था। दम घुटने वाली गर्मी में पार्वती ने थोड़ा बहुत बचे हुए आटे से अपने बच्चों के लिए रोटी बनाई और घर से काम की तलाश में निकल गई। बाहर जाकर उसने देखा कि कुछ लोगों ने मीठे पानी का भंडारा लगा रखा है। पार्वती तुरंत उल्टे पैर वापस आ गई और बड़ा सा डब्बा लेकर अपने बच्चों के लिए शरबत लेने चली गई और लाकर अपने बच्चों को पीने के लिए दिया। कितना ठंडा है माँ, कितना ठंडा है, मजा आ गया। माँ, तू भी जल्दी से पी ले, फिर मैं एक डब्बा और ले आता हूँ। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठंडा हो गया है सब कुछ। पार्वती उस डब्बे में से गिलास भरकर 2 गिलास शरबत पी लेती है। फिर उसका बेटा वापस वो डब्बा लेकर शरबत लेने चला जाता है, लेकिन तब तक शरबत खत्म हो चुका था। घर आकर वो अपनी माँ को ये बात बताता है तो पार्वती मन ही मन सोचती है, जरूर कोई त्योहार होगा, तभी इस तरह पानी भंडारे के रूप में बट रहा है। मंदिर में भी जरूर होगा, क्या पता वहां खाना भी मिल जाए। मैं खुद जाकर खाना ले लूंगी। नहीं नहीं, बच्चों को नहीं भेजूंगी, क्या सोचेंगे, हमारी माँ भीख में खाना ला रही है। दोनों बच्चे अपनी माँ की आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ रहे थे कि तभी पार्वती उनसे कहती है, तुम दोनों यहीं बैठो और एक दूसरे के ऊपर हवा करते रहना, मैं अभी आती हूँ। वो भागकर मंदिर की तरफ जाती है तो देखती है कि वहां पर भंडारा चल रहा था। ठंडा शरबत भी था और हलवा पूरी भी था। वो अपनी साड़ी के पल्ले से पूरा मुंह छुपा लेती है ताकि कोई जानने वाला देख न ले। वो इधर उधर सब जगह देख रही थी। जब उसे लगा कि कोई उसके जानने वाला नहीं है तो उसने अपने मुंह से साड़ी का पल्ला हटाकर सांस ली और लंबी लाइन में लग गई। हे भगवान, मेरा नंबर आने तक खाना खत्म ना हो। तभी एक औरत पीछे से बोलती है, हे भगवान, अभी भी 25 लोग हैं बीच में, मुझे नहीं लगता कि हमारा नंबर आएगा हलवा पूरी खाने का। ऐसा मत कहो बहन, धीरज रखो। चलो जल्दी जल्दी से सीधी लाइन में लग जाओ और जल्दी जल्दी आकर खाना लो, खत्म होने वाला है। भैया, खाना तो मिल जाएगा ना? आदमी उस पर एक नजर डालता है और आगे बढ़ जाता है। गर्मी इतनी तेज थी कि पार्वती को खड़े खड़े चक्कर आने लगे और अभी लाइन में 10 लोग बाकी थे। वो एक बार लाइन की ओर देखती और एक बारी सूरज की तरफ, और फिर उसकी आंखों के आगे एकदम सफेद हो जाता है। वो धड़ाम से गिर जाती है। सभी लोग उसको साइड में करने में लग जाते हैं। लगता है बेचारी अकेली है, कोई साथ में भी नहीं है। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मर तो नहीं गई? देखो तो जरा, सांसें तो चल रही है ना। भैया, जरा ठंडा पानी डालो उसके मुंह पर, मुझे लग रहा है कहीं मर ना जाए। देखो तो होठ तक सूख गए इसके। तभी एक आदमी वहां से भागता हुआ आता है और ठंडा पानी पार्वती के मुंह में डालते हुए बोलता है, पार्वती, पार्वती, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये सब मेरी गलती है। उठो पार्वती उठो, देखो बच्चे भी साथ आए हैं। माँ, माँ देखो बाबा वापस आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। पानी डालने वाला कोई और नहीं, पार्वती का पति था, जो अभी अभी घर आया और पार्वती को ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचा। पार्वती की यह हालत देखकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वो पार्वती को गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया और उसे कुछ देर वहां ग्लूकोज चढ़ा तो वो थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। फिर जब उसने आंखें खोली और पति को सामने पाया तो, मुझे माफ कर देना पार्वती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैया भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे लगा कि मैं सारा पैसा इकट्ठा करके आऊंगा तो हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है पार्वती। मुझे लगा था कि अब तुम कभी वापस नहीं आओगे, और ये गर्मी है, ये गर्मी सारी मेरे और मेरे बच्चों की जान भी ले लेगी। थोड़ी देर बाद पार्वती का पति उसे घर ले आता है। सीमा को भी बड़ी शर्म आती है। वो बहुत बातें बनाती है, लेकिन अपनी आंखों देखे को पार्वती का पति झुठला नहीं पाता। 1-2 दिन में ही वो अपने बड़े भाई से बंटवारा कर लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को सभी सुविधाओं के साथ खुशी खुशी उन्हीं के साथ रहने लगता है। पार्वती भी भगवान को धन्यवाद देती है कि उसने उसे गर्मी की मार से बचा लिया।